हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का जो है सो मॉडल पेपर को कवर करेंगे। आपको बता दें कि 2023 का ऑफिशियली मॉडल पेपर नहीं है, लेकिन उसी के पैटर्न के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं और ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ से सारे चीज़ की जानकारी मिल जाएगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है कि कैसा प्रश्न रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आपका आंसर जो है सो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने में आपको हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल का, किस हद तक, कहाँ से कितना चैप्टर से कौन सा, कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो बस आपको इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प मिलेंगे। चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है सो किसने दिया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखिए नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन जो दिया था, तो देखिए इसमें ग्रिफिथ टेलर ने जो है सो दिया था। इसका कौन दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसका आंसर आपका जाता है सी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन उपागम नहीं है, यानी मानव भूगोल का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कौन नहीं है, यानी मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का क्या नहीं है, उपागम नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। किसने कहा कि मानव भूगोल का अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? देखिए आपके सामने दिया हुआ इसका ऑप्शन में बताना है कि इसका आंसर आपका कौन सा होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो किसने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा सो आपका यानी एलन सी सैम्पल होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यानी सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? पहला सामाजिक भूगोल है, दूसरा जनसंख्या भूगोल है, तीसरा आर्थिक, चौथा आपका राजनीतिक भूगोल है। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए इसमें जो है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र मतलब किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये जो है आपका यानी राजनीतिक भूगोल का है। तो इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? यानी इनमें से आपको बताना कि इसमें से जो है सो कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहला भूमध्य रेखीय प्रदेश है, दूसरा ध्रुवीय प्रदेश, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश, चौथा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है सो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारियाँ, जल अभाव। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसमें जो होगा शैक्षणिक सुविधाएं होगा। क्या होगा? यानी शैक्षणिक सुविधाएं, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो है सो सर्वाधिक कहाँ पे है? अफ्रीका में है, एशिया में है, या आपका उत्तर अमेरिका में, या चौथा दक्षिण अमेरिका में। तो बताइए जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक जो है सो कहाँ पे है? बिल्कुल ये जो है अफ्रीका में है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, यानी 1650 में जो विश्व की जनसंख्या जो था, यानी कितना था? 50 करोड़ था, 60 करोड़ था, 70 करोड़ था, या 55 करोड़ था? तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो जो है इसका आंसर आपका यानी 55 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 55 करोड़ था आज 1650 ईस्वी में। ठीक है, विश्व की जनसंख्या अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का यानी प्रतिनिधित्व करती है? बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, तो ये जो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसमें से जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व जो करता है तो 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है? तो इन चारों देशों में से जो है सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात किन देश का है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेटविया, जो है विश्व का सबसे ज़्यादा यानी लिंग अनुपात वाला देश है। आपको पता होगा लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, यानी 1000 पुरुष पे यानी मतलब 1000 लड़का पे उसका भाग दिया जाता है। ठीक है, लड़कियों को तो इसमें जो है लड़कियां ज़्यादा है, लगभग
1000 से प्लस है, बहुत ज़्यादा ही है, यानी लाटविया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, संसाधन तक पहुँच, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में ने किसने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित विद्वानों में यानी किसने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था? पहला रेटर है, दूसरा प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, डॉक्टर महबूब हक है, चौथा आपका ईसी सैंपल है। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? बताइए मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो है सो उच्चतम है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए नार्वे का जो है सो ये उच्चतम है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। फूलों की कृषि कहलाती है, यानी फूलों की कृषि जो है सो क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि जो है पुष्पातन कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सहकारी कृषि का अधिक मतलब सहकारी कृषि अधिक यानी सफल रही है कहाँ पे? रूस में, डेनमार्क में, या नीदरलैंड में, या भारत में? तो देखिए सहकारी कृषि जो है अधिक जो सफल रही है कहाँ पे रही है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका, यानी डेनमार्क में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रबड़ एक रोपण फसल है क्या? रुई एक रोपण फसल है? मक्का एक रोपण फसल है? गेहूं एक रोपण फसल है? तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से जो रोपण फसल है तो इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल यहाँ रोपण फसल जो है रबड़ एक रोपण फसल है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो देखिए इस चारों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से जो है कर्तन दहन कृषि जो है कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आदिम निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आदिम निर्वहन कृषि जो है कर्तन दहन कृषि है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये जो है आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी लोह करगलन, ये क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से जो है सो कृषि आधारित उद्योग जो है कौन है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट करके हमें। हाँ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर बहुत इजी है, देखिए कौन बच्चा आप लोग बताते हैं उसका हम पिन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से जो है कौन सा यानी वन आधारित उद्योग है? तो देखिए आपको पता होगा कागज जो बनता है ये किससे बनता है? यानी पेड़ पौधों से बनता है, यानी ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वन उद्योग है, यानी कागज उद्योग। तो यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। खनन क्रियाकलाप क्या है? यानी खनन क्रियाकलाप जो है प्रथम किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्रथम में आता है, द्वितीय में, तृतीय में, या चतुर्थ में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये जो आता है नहीं द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो इन चारों में से आपको बताना कि इनमें से जो है सो कौन पंचम क्रियाकलाप है। ठीक है, तो पंचम क्रियाकलाप की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका बाह्य स्रोतन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। रेल मार्ग यानी रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ पे है? चीन में, भारत में है, जर्मनी, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? तो ये जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, रेल मार्ग जल का सघनतम घनत्व कहाँ पे? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। वृहद ट्रैंक मार्ग यानी संबंधित है किससे है? यानी वृहद ट्रैंक मार्ग जो संबंधित है तो यानी किन से है? तो आपको पता होगा यानी उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो इन चारों में से भी आपको बताना है कि इनमें से जो कौन आंतरिक समुद्र पतन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को मैं बताएंगे। तो देखिए ये जो होगा इसका यानी एथेंस जो है ये आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लेनिन ग्राद किस प्रकार का पतन है? ठीक है, लेनिन ग्राद जो है किस प्रकार का पतन है? 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये औद्योगिक पतन है। क्या है? ये औद्योगिक पतन है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय जो है सो ये कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी चैनल टनल जोड़ता है, यानी चैनल टनल जो जोड़ता है यानी किसको किन से जोड़ता है? ठीक है, तो देखिए ये 28 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर बताइए। तो ये जो हो जाएगा पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ठीक है, किसको? यानी पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ऑप्शन आपका ए जो है सो
राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में जो है कौन ओपेक का सदस्य है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए वेनेजुएला जो है एक ओपेक का क्या है सदस्य है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। लैटिन अमेरिका अमेरिकन इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का मुख्यालय जो है सो कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन का जो है मुख्यालय जो है ये, तो इसके बारे में आपको पता होगा, यानी मोंटीवीडियो में है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित आर्थिक क्रिया मतलब क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो देखिए आपको ग्रामीण में जो होता है यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो है संबंधित है ग्रामीण से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से जो है सो कौन औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर की बात करें तो पीटर्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इन चारों में से आपको बताना है कि इथोपिया की राजधानी जो है सो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें इथोपिया की अगर राजधानी की अगर बात करें तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से जो है सो कौन परिवहन नगर है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंगापुर जो है एक परिवहन नगर है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से जो कौन जो है नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर की अगर बात करें तो केनबरा जो है एक नियोजित नगर है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से जो किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है चीनी तिब्बती जो है सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है सो क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मतलब भारत का जनसंख्या 382 प्रति व्यक्ति आए, यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्या? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यानी सबसे कम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम का जो है सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो यूपी का होगा। कौन सा होगा? यानी यूपी का, जिसको उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में, और सबसे कम जो है सिक्किम का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और बड़ा है यानी, और सबसे कम है यानी छोटा जो है गोवा है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सो सर्वाधिक है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है सो सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में जो है अप्रवासी आते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो सबसे ज़्यादा अप्रवासी जो आते हैं ये महाराष्ट्र में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में, यानी क्योंकि अब महाराष्ट्र को क्या वित्त राजधानी कहा जाता है। ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा यानी अप्रवासी आते हैं। ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए आपको पता होगा भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है, तो लोग जो होता है यानी गाँव के लोग जो होते हैं तो कहाँ पे नगर में जाते हैं। क्या क्या जीवन यापन के लिए, अपने कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? यानी नगर में जाते हैं। तो ये होगा यानी ग्रामीण से नगर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि ग्रामीण में जो है, ग्रामीण में ऐसा सुविधा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नगर में जाते हैं, तो इसका आंसर आपका ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी यानी कोटि जो है उच्चतम है? 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यानी कोटि जो है उच्चतम किसकी माना जाता है? यानी केरल का उच्चतम कोटि है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का जैसा पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर था, और यही सेम टू सेम आपको हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर देख लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे मेरा भी मतलब ये होगा और आपका भी। ठीक है, तो चलेगा यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए धन्यवाद।